हाय दोस्तों, मैं कृष्ण शुक्ला, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज। आज हम बात करते हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई घटना हमारे समाज में कारित होती है, यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार होता है जिससे किसी संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है, ऐसे में व्यक्ति पुलिस थाने में जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। यानी किसी व्यक्ति के साथ कोई मारपीट या कोई घटना किसी व्यक्ति के द्वारा कारित की जाती है, यानी पहला व्यक्ति जिसके ऊपर घटना हुई हो वह व्यक्ति, हम कानून की भाषा में कहें तो विक्टिम या वादी कह सकते हैं, या कंप्लेनर कह सकते हैं, या फिर वह अप्लीकेंट हो सकता है। वही जो घटना कारित करेगा, यानी घटना कारित करने वाले व्यक्ति को हम जो है एक्यूज कहेंगे, और उसे हम प्रतिवादी भी कह सकते हैं, यानी विपक्षी के नाम से संबोधित करके हम अपना एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। हम प्रार्थना पत्र ले जाकर सबसे पहले अपने थाने के भार साधक अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे कि थानेदार महोदय जी, मेरे साथ ए नाम के व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना ये कारित किया, मुझको गाली दिया, मुझको जान से मारने की धमकी दी, या जो भी उसके साथ हुई है वह अपना लिखित रूप में वह थाने के बाहर साधक अधिकारी को प्रस्तुत करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी बात को लिख नहीं सकता तो मौखिक भी अपने बात को वह थाने में रखता है, जिसके बाद बाहर साधक अधिकारी उसकी रिपोर्ट लिखने के लिए जो है अपने थाने के जो है उनके सहयोगियों को बोलता है, और उसके बाद जब उसकी एफआईआर लिखी जाती है, ऐसे में जब मौखिक बताई जाती है तो वह पढ़कर उस कंप्लेनर को यानी उस विक्टिम को सुनाता है, और उसके बाद जब वो संतुष्ट हो जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज होती है। तो आज हम बात करते हैं 154 क्लास नंबर 1 यानी 154 के क्लास नंबर 1 की बात। जब आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए थाने में जाते हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस द्वारा दर्ज की जाती है, यानी आपकी लिखित सूचना के आधार पर पुलिस उस मामले को दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है, तो ये माना जाएगा वो आपकी एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन कभी कभी होता है कि पुलिस को आपकी बताई गई घटना पर यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि नहीं, आपके साथ कोई घटना कारित नहीं है, हम जांच करेंगे, और आपको यह बात करके थाने से कहीं न कहीं हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि जाओ, हम आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। तो ये तो 154 सीआरपीसी की बात हो गई। जब आप गए और थाने के बाहर साधक अधिकारी ने आपकी सूचना यानी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो फिर आपके पास क्या रास्ते बचते हैं? तो आपके पास दूसरा रास्ता है 154(3) सीआरपीसी। आप रजिस्ट्रीकृत डाक से या फिर अपने जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर यानी एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर के पास जाएंगे और अपने अभिकथन को लिखित रूप से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप यह जिक्र करेंगे कि मैं थाने गया था फला तारीख को, और वहां के थाने के बाहर साधक अधिकारी ने मुझे भगा दिया और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। आपसे निवेदन है कि हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करें, या दर्ज करने का आदेश संबंधित थाना अध्यक्ष को दें। ऐसे में अगर एसपी को लगता है कि आपके साथ कोई घटना कारित हुई है और वह आपकी बातों से संतुष्ट हो जाता है, वो डायरेक्टली एफआईआर का ऑर्डर कर देता है थाने के बाहर साधक अधिकारी को कि इनकी रिपोर्ट दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही कर अवगत कराएं। लेकिन कभी कभी होता है वह स्वयं भी आपके मामले का संज्ञान ले सकता है और अपने अधीनस्थों को भी आदेशित कर देता है कि मामले की जो है सत्यतापूर्ण जांच कर संबंधित प्रकरण में विधिक कार्यवाही करें। तो इस तरह आप एक एफआईआर दर्ज करा लेते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज कितने प्रकार से होता है? तो एक तो आपने 154 क्लास 1 के तहत थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास गए, अब सीधे मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। 154(3) सीआरपीसी के तहत आप जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफिसर के पास गए। जैसे हम लोग प्रयागराज में रहते हैं तो अब तो हमारे यहाँ कमिश्नरेट लागू है। ऐसे में जब थाने का कोई बाहर साधक अधिकारी आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं लिखता, मना कर देता है, ऐसे में आप अपने पुलिस आयुक्त यानी जो पुलिस कमिश्नर है उनके नाम आप रजिस्ट्री के डॉक से भेज सकते हैं। आप उनसे स्वतः मिलकर अपने मामले से अवगत करा सकते हैं। वो 154(3) सीआरपीसी के तहत आप अपनी सूचना देंगे, और आप अगर सूचना से संतुष्ट हो जाते हैं तो वो आपकी एफआईआर को
रजिस्टर करने के लिए संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को आदेशित कर देती है। तो ये तो बात हुई 154(3) CRPC की। अब देखिए, अपराध दो तरह से दर्ज होते हैं, यानी दो प्रकार का अपराध पाया जाता है। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आप कैसे समझेंगे कि हमारे साथ संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध, ये कैसे आप समझेंगे? तो देखिए, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, वह अपेक्षाकृत गंभीर प्रकार के अपराध होते हैं और इसमें पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लेने का, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई व्यक्ति सूचना दे यह आवश्यक नहीं है। पुलिस के थाना क्षेत्र में या पुलिस के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है जिसमें उसको लगता है कि कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हमारे थाना अंतर्गत हुआ है, तो वह स्वतः भी संज्ञान लेकर जो है इसमें कार्यवाही करती है। वही असंज्ञेय अपराध की बात किया जाए, ये कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और इसमें इन्फॉर्मेंट द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आपकी जो 155 क्लास नंबर 1 यानी जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जिसे हम कहते हैं एनसीआर दर्ज होती है। 155 CRPC क्लास नंबर 1 के तहत, क्लास 1 के तहत एनसीआर पुलिस रजिस्टर करती है, जिसे हम असंज्ञेय अपराध के नाम से जानते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये पुलिस दर्ज कर लेती है। और इसमें अंतर क्या है कि इस मामले में अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन बिना संबंधित मजिस्ट्रेट के पुलिस नहीं करती। यानी आप समझ चुके होंगे कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना पुलिस जो है वह जांच नहीं करती, इन्वेस्टिगेट नहीं करती। केवल आपकी दी गई इत्तला यानी सूचना के आधार पर आपकी सूचना दर्ज कर लेती है, एनसीआर के रूप में पंजीकृत कर लेती है। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, अब हम नॉन कॉग्निजेबल को ही समझ लें। तब आपके पास रास्ता है कि आप अपने संबंधित जो आपका मजिस्ट्रेट हो है थाने का, उसके पास 155(2) CRPC एक तहत एक प्रार्थना पत्र देते हैं और आप मजिस्ट्रेट से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ फला तारीख को एक्स नाम के व्यक्ति ने इस तरह की गाली गलौज या मारपीट की घटना कारित की है, जिस संबंध में हमने संबंधित थाने में एक एनसीआर पंजीकृत कराई है, जिसके संबंध में अभी तक कोई विवेचना या कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। तब मजिस्ट्रेट ऐसे मामले में संबंधित थाने से जो है जानकारी प्राप्त करता है और थाने के द्वारा या जो जांच अधिकारी है उनके द्वारा कोर्ट को बताया जाता है कि हाँ, हमारे यहाँ इस तरह कोई इस व्यक्ति के द्वारा एक एनसीआर पंजीकृत है, जिस संबंध में वर्तमान में कोई विवेचना प्रचलित नहीं है। जब यह जानकारी मजिस्ट्रेट को मिलती है तो मजिस्ट्रेट आपके अधिवक्ता की जिरह को सुनकर इस मामले में साधारणतः बहुत जल्द ही आदेशित कर देते हैं। और जब वह मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित हो जाती है, जब ऑर्डर पास हो जाता है, तब उसकी प्रक्रिया जो आपके 154 क्लास 1 के तहत जो FIR होती है, सेम उसी के तरह की ट्रीट होने लगती है। यानी जो भार साधक अधिकारी जिसको इस मामले में असंज्ञेय मामले की जांच मिलेगी, वह उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है, उसी प्रकार भाग प्रयोग करता है जैसे 154 सब क्लास 1 के तहत जो है कार्यवाही होती है, उसी तरह की प्रक्रिया होती है। और वह 161 के तहत गवाहों को, 160 CRPC के तहत गवाहों को बुलाता है कि भाई आ जाओ विक्टिम, तुमसे हमें ये जानकारी चाहिए। वो उनको सूचना देता है 160 CRPC में, और 161 CRPC में जो है गवाहों के बयान और विक्टिम के बयान दर्ज करता है। और फिर आता है बात 164, अगर महिला से संबंधित कोई अपराध है, बच्चों से संबंधित कोई अपराध है, ऐसे में मजिस्ट्रेट के सम्मुख तो पुलिस द्वारा 161 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है विक्टिम का, गवाहों का, वह कानूनन जो एविडेंस एक्ट की धारा 25 है वह स्वीकार नहीं करती। इसलिए पुलिस अपनी तफ्तीश को, पुलिस अपनी जांच को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए, विवेचना को सही ढंग से एक्यूज को सजा दिलाने के लिए
मजिस्ट्रेट के सामने 164 का जो है बयान कराती है। अब 164 का बयान अमूमन जो है वह महिलाओं से संबंधित किए गए अपराध, बच्चों से संबंधित किए गए अपराध और अपराधों में ही दर्ज किए जाते हैं, ज्यादातर पुलिस के द्वारा कराए जाते हैं। तो आपने अभी देखा कि नॉन कॉग्निजिबल क्या है, कॉग्निजिबल क्या है और किस तरह से हम अपनी FIR दर्ज कराने जाते हैं। तो आपने 154(1) के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए आप थाने के भार साधक अधिकारी के पास गए। अगर उसने दर्ज कर लिया तो फिर जो है विवेचना अधिकारी जो मिले आयोग होगा वह विवेचना करेगा और 173 सब क्लास 2 173(2) के तहत अपनी जो फाइनल आपकी जो चार्जशीट होगी, आप कह लीजिए, या फाइनल रिपोर्ट होगी या क्लोजर रिपोर्ट होगी, वह जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। अब वहां पर यह तो बात हो गई जो साधारण तरीके से आपकी थाने में FIR होती है। अब ये माना जाए कि अगर थाने के भार साधक अधिकारी, आपने मान लीजिए 154 के तहत थाने के भार साधक अधिकारी को अपनी सूचना दिया, उसने आपकी FIR दर्ज नहीं की। अब 154(3) के तहत आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दिया, उसने भी आपके मामले का संज्ञान नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में आपके पास क्या रास्ता बचता है, ऐसे में आपके पास क्या कार्रवाई बचती है? तब आती है कहानी 156 सब क्लॉज 3 यानी 156(3) CRPC की कार्रवाई, जिसकी बृहद शक्तियां मजिस्ट्रेट, संबंधित मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। इसके तहत आप प्रार्थना पत्र देते हो, लेकिन उसके पहले इसकी क्या शर्तें हैं इसे भी जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या आपने 154 यानी 154(1) की कार्रवाई किया? आपने संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया? जी दिया। उसके बाद क्या आपने सेकेंड स्टेप 153 अपने वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया? जी दिया। और उसके साथ बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप अंतिम रास्ते के तौर पर आप 156 सब क्लॉज 3 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ घटित घटना का विवरण प्रस्तुत करते हैं और उसमें आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। उसके साथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट भी आपको जमा करना होगा। अगर आप एफिडेविट नहीं लगाएंगे तो आपका प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाएगा। इस तरह से आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा संबंधित थाने को और संबंधित पुलिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजेंगे और उसकी एक रिसीविंग प्रति और उस डाक स्लिप के साथ और एक सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ आप जो है मजिस्ट्रेट को 156(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। और 156(3) के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत होने के बाद मजिस्ट्रेट संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी से संबंधित FIR थाने में दर्ज है या नहीं दर्ज है, केवल इस संबंध में सूचना प्राप्त मांगती है। अमूमन यह देखा जाता है दोस्तों, जो यंग एडवोकेट्स हैं और तमाम समाज में लोग जो नहीं जानते कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही मजिस्ट्रेट फैसले करता है, तो वो बिल्कुल गलत है। पुलिस केवल पुलिस से जांच, पुलिस से सूचना मांगने का मजिस्ट्रेट का तात्पर्य अमूमन केवल इतना है कि आपने इस संबंध में कोई कार्रवाई तो नहीं की या कोई अपराध जो यहाँ पर विक्टिम द्वारा बताया जा रहा है इस संबंध में क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, वो मांगता है। और इसके बाद वहां जो आयोग जिसको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है संबंधित थाने के थानाध्यक्ष द्वारा, वह अगर मान लीजिए वह तमाम ऐसी बातें लिख देते हैं अमूमन 1 पन्ने 1.5 पन्ने की ये बात है, ये जो है दुर्भावनावश या फिर क्रॉस केस के तहत या ये मामला है, ये झूठा है, मनगढ़ंत है, इसलिए इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए इस संबंध में कोई थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अब पुलिस को रिपोर्ट गई, अब आपका जो एडवोकेट है वह पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करेगा और उसके आधार पर मजिस्ट्रेट से निवेदन करेगा कि हमारी जो प्रार्थना पत्र है उसकी सुनवाई जो है थाने में नहीं हुई, इसलिए हम जो है मजबूर होकर हमारे सारे रास्ते बंद होने के बाद हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। तो मजिस्ट्रेट अब के पास क्या रास्ता बचता है? तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस रिपोर्ट और आपके प्रार्थना पत्र दोनों के बीच संयोजन करता है, दोनों के बीच तारतम्यता स्थापित करता है और दोनों का अवलोकन करने के बाद आपके वकील के जिरह को सुनने के बाद उस मामले में अगर उसे लगता है
कि नहीं आपके साथ कोई घटना घटी है या कोई अपराध के होने की संभावना है, ऐसे में वह आपके 156(3) के प्रार्थना पत्र को अप्रूव कर लेता है और अप्रूव करने के बाद संबंधित जो है थाने के भारसाधक अधिकारी को जांच करने के लिए जो है वह विवेचना करने के लिए, विवेचना के परिणाम से अवगत कराने के लिए आपके प्रार्थना पत्र को भेज देता है। यदि अब इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपका 156(3) का प्रार्थना पत्र मनगढ़ंत है या फिर पेशबंदी में दिया गया है, उसे सच्चाई नहीं लगती, वह एग्री नहीं करता आपके प्रार्थना पत्र से, तो वो जो है उसको परिवाद के रूप में दर्ज कर लेता है, यानी कंप्लेन के रूप में दर्ज कर लेता है। उसको लगता है कि इस मामले में कोई विवेचना के ऐसे तत्व नहीं है जिसको कराया जाना पुलिस के लिए आवश्यक है, तो वह सीधे जो है संज्ञान ले लेता है। अब सीधे संज्ञान लेगा तो 200 CRPC की कहानी शुरू हो गई, यानी आपका जो 156(3) था वह परिवाद के रूप में दर्ज हो गया। यानी जब आप CRPC का 2D कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको मालूम हो जाएगा कि कंप्लेंट कब कब दर्ज होता है। एक तो 200 CRPC और एक 2D का एक्सप्लेनेशन, वो बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, उसमें यह बताया गया है कि जब पुलिस जो है किसी मामले की विवेचना करती है 169 के तहत फाइनल रिपोर्ट लगा के 173 सब क्लास 2 के तहत जब अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, यानी वह रिपोर्ट दे देती है कि मजिस्ट्रेट साहब ये मामला झूठा है और इस मामले में कोई तथ्य नहीं, इसलिए इस पर क्लोजर रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट आपसे पूछता है क्यों विक्टिम, आप संतुष्ट हो पुलिस रिपोर्ट से? अगर आप कहते हो हाँ संतुष्ट हैं तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है, और जब आप कहते हो नहीं हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करते, पुलिस ने पैसे लेकर जो है एक्यूज के साथ मिली भगत करके इस तरह का जो है रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो है आपको मौका देता है, अवसर देता है, कहता है कि ठीक है आप जो है अपना जो है आप प्रोटेस्ट पिटीशन यहाँ पे फाइल करो, और वह प्रोटेस्ट पिटीशन विक्टिम के द्वारा प्रस्तुत होती है, उस पर जिरह होती है, और उस जिरह के बाद जो है जब मजिस्ट्रेट को लगता है यानी सेटिस्फाइड नहीं होता तो या तो वो रिजेक्ट कर देता है, या तो फिर मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो रिजेक्ट नहीं भी करेगा और विक्टिम प्रार्थना पत्र कहता है ठीक है रिजेक्ट जरूर किए हैं तो हम आपका एज ए कंप्लेन ट्रीट करते हैं, इसको कंप्लेन ट्रीट करेगा, और फिर वही 203 CRPC की कार्रवाई होगी, और उसके बाद जो है 204 के तहत एक्यूज को सम्मन वगैरह की प्रक्रिया होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से कंप्लेंट ट्रीट होती है, यानी प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद भी आपके पास अवसर है एक 200 CRPC और एक 2D जो कंप्लेन होती है, जो क्लोजर रिपोर्ट के बाद, पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बाद जब अपील करके आप प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करते हो उसके बाद किस तरह से कंप्लेंट ट्रीट होती है। तो इस तरह की से आपने देखा कि कब कंप्लेन में परिवर्तित कर देता है आपसे के 156(3) CRPC के। अब जब मजिस्ट्रेट जो है 156(3) के FIR को अप्रूव कर लेता है और थाने के भारसाधक अधिकारी को संबंधित मामले में कार्यवाही करने के लिए भेजता है, और संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी आपकी FIR को दर्ज नहीं करता, तब क्या रास्ते हैं आपके पास? तो इसके लिए एक रिसेंटली जजमेंट 2019 का है, कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने समस्या आई थी। केस का नाम था, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण केस है आपको की जानकारी के लिए, रे अब्दुल्ला का केस था, जिसमें पुलिस को जो है थाने के भारसाधक अधिकारी को 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का आदेश हुआ, लेकिन थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं दर्ज किया। तो फिर क्या कर सकती है कोर्ट उस थाने के भारसाधक अधिकारी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही या प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। और दूसरा क्या करेगा, डिक्शनरी यानी जो विभागीय जांच है वो थाने के वरिष्ठ अधिकारी को आदेशित करेगा। इस संबंधित जो अधिकारी है इसके बाद इसके खिलाफ जो है डिस्मिनरी कार्यवाही शुरू की जाए। और इसके बाद आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से आप अपनी जो है FIR दर्ज करा सकते हैं। फिर उसके बाद
173 सब क्लास 2 के तहत अधिकारी जो है मजिस्ट्रेट के सामने आपकी चार्जशीट फाइल कर देता है। चार्जशीट को कॉग्निजेंस ले लेता है मजिस्ट्रेट। संज्ञान में आने के बाद जो है प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। फिर 211 के तहत जो है वो चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम के बाद आपकी ट्रायल शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है एफआईआर से लेके 156(3) की कार्रवाई और उसके बाद जो है परिवाद की। आज दोस्तों ये मेरा इस चैनल पर पहला वीडियो है। इसके बाद हम आपको जब अगला वीडियो इसी 156(3) की कार्रवाई में आप एफआईआर सॉलिड तरीके से यानी कैसे करा लें या आप कैसे 156(3) में ऑर्डर अप्रूव करा लें और इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से हैं